92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ शेफाली पांडे की लिखी कहानी बारिश, बिना किसी एड ब्रेक के। बेमौसम बरसात की झड़ी ऐसी लगी थी कि लगता था कि जैसे आज नहीं बरस पाए तो ये बादल फिर कभी नहीं बरसेंगे। अक्टूबर की वो सर्द सुबह जैसे सील गई थी। यूं देखिए तो मौसम का लुत्फ उठाने और सैर सपाटे के लिए यह दिन बुरा नहीं था, लेकिन माथुर फैमिली के लिए तो जैसे इम्तिहान का दिन था वो। डॉक्टर ने उसी दिन माँ के ऑपरेशन की डेट दी थी। पूरे 20 बरस बाद घर में एक नया मेहमान आने वाला था, लेकिन घर में इस बात की खुशी जितनी थी, बारिश ने इससे कहीं ज्यादा बढ़ा दिया था टेंशन का ग्राफ। सबकी एक ही चिंता, एक ही फिक्र कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। दादी ने भरी बरसात में सुबह सुबह भगवान को ठंडे पानी से नहलाया और टीका चंदन लगा के वस्त्र पहनाकर बैठ गई थीं जाप करने। बुआ मौसी सब अपने अपने भगवानों को अपने अपने हिस्से से रिश्वत ऑफर करके आ गई थीं। 11 रुपए से लेकर 101 रुपए तक अपनी अपनी श्रद्धा और अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से अलग अलग कीमत का प्रसाद। सिर्फ एक पापा थे जिनके पास भगवान को मनाने का भी वक्त नहीं था। इस मुश्किल घड़ी से निपटने वाले वो अकेले थे, क्योंकि पूरे घर में वो ही थे जिनको सब कुछ करना था। पापा ने माँ के साथ मौसी को ऑटो में बिठाया और खुद उस खटारा हो चुके, अपनी उम्र पूरी कर चुके स्कूटर से ऑटो के पीछे चल दिए। काटजू अस्पताल घर से बहुत दूर भी नहीं। माथुर फैमिली के हर बच्चे का परमानेंट बर्थ प्लेस 2 किलोमीटर के फासले पे था। पापा को चिंता नहीं थी, जानते थे कि जल्द ही अस्पताल भी पहुंच जाएंगे और फिर माँ को डॉक्टर के हवाले भी कर देंगे। लेकिन बारिश तो जैसे उस दिन हर मोड़ पे नई मुश्किल लिए खड़ी थी। किलोमीटर भर के फासले पे लगा जाम ही कम नहीं था कि अस्पताल पहुंचने के बाद तो पापा के होश ही उड़ गए। पापा डॉक्टर के रूम में पहुंचे ही थे कि सिस्टर ने उनको बताया कि बारिश बहुत हो रही है ना, तो मैडम आज आ नहीं पाएंगी। उनका खुद फोन आया था। मेरी पैदाइश से पहले का ये दर्द बयां खुद माँ ने ही मुझसे किया था और कहा था उस दिन जैसी झड़ी फिर उसने कभी नहीं देखी। माँ बताती थी डॉक्टर का भी आना मुश्किल हो गया था उस दिन। भीगे हुए तेरे पापा गए थे फिर डॉक्टर को लिवाने। मैडम तो अपनी कार से आई, लेकिन तेरे पापा बेचारे बारिश में तरबतर हो गए थे। बहुत तंग किया था उस दिन बारिश ने। माँ की आंखें ये बताते हुए आज भी छलक आती हैं। कहती हैं खिड़की से बरसात की झड़ी देखते देखते कब मेरी आंखों पे पट्टी बंध गई और कब तेरे रोने की आवाज से आंखों के बादल बरसने लगे, पता ही नहीं चला। बेटा हुआ है, डॉक्टर ने बाहर बताया तो कानों में बारिश के टप्पे के साथ तालियों की आवाजें भी सुनाई देने लगीं। दादी ने कुछ जोर से कहा था, कन्हैया आए हैं घर में। मैं अक्सर अपने जन्म की कमेंट्री माँ से सुना करता था। बड़ा थ्रिलिंग लगता मुझको जब माँ बताती पहले से अक्टूबर का जाड़ा और उस पर तेज बरसात। लेबर रूम से जब प्राइवेट वार्ड में लाए तो ठंड से माँ का बुरा हाल हो गया था। 2 रजाई उड़ाने के बाद भी ठंड नहीं जा रही थी, और मेरी एंट्री माँ की ज़बान में कुछ ऐसे होती कि जैसे यशराज फिल्म्स का कोई ड्रीम सीक्वेंस हो। माँ बताती फिर तुझको लाए मेरे पास, गुलाबी कपड़े में लिपटा रेशम सा नाजुक तू। 9 महीने उसके भीतर रहा, उसके ही जिस्म का एक हिस्सा। और फिर ये बताते बताते माँ आज भी घबरा जाती। अभी तुझको मैंने प्यार से अपने पास लिटाया भी नहीं था कि डॉक्टर आ गई और कहने लगी इसको माँ से अलग रखना होगा। बारिश और ठंड की वजह से बेबी को निमोनिया के सिम्टम्स लग रहे हैं। माँ घबरा गई, ये क्या हो गया? अभी तो मेरे आने की खुशी को वो छू भी नहीं पाई थी, और फिर ऐसी मुसीबत की घड़ी में दादी का मोनोटोनस सा वो बयान। अपनी आदत के मुताबिक फिर कह दिया दादी ने कि मैं तो पहले ही कह रही थी बिना मौसम के आई ये बरसात शुभ नहीं होती। और जैसे दादी का कहा सामने ही सच भी हो रहा था। माँ बताती हैं कि मुझको डॉक्टर नियोनेटल केयर यूनिट में ले जा रहे थे। हर सांस थम गई थी कि बरसात की झड़ी के साथ आई ये मनहूस घड़ी जाने अब क्या दिखाने वाली है। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूं एक माँ और एक बच्चे की। अभी अभी एक बच्चे का जन्म हुआ है। भयंकर बारिश का सामना करते हुए उसके पिता ने उसकी माँ को किसी तरह अस्पताल पहुंचाया था, और अब जब बच्चे का जन्म हुआ है
तो डॉक्टर्स ने कहा है कि उसको निमोनिया के लक्षण हैं और उसको मां से अलग रखा गया है। अब आगे। उस दिन फिर बारिश तो थम गई, लेकिन आंसुओं की बरसात थमी नहीं थी अब भी। घंटे भर की उम्र का मासूम बच्चा और इतनी तकलीफ कि ऑक्सीजन लगाना पड़े। एक बच्चे का इतना मुश्किल इम्तिहान किसी से भी देखा नहीं जा रहा था। लेकिन एक लंबी दुख भरी रात की तरह गुजरे उन 10 दिनों के बाद सुबह भी आई। डॉक्टर ने मुझ नन्ही सी जान को मां के हवाले किया और मेरी सुपुर्दगी के वक्त ताकीद भी की, बहुत नाजुक हैं, इनको बहुत संभाल के रखिएगा, खासकर बारिश से। मां ने जैसे ये बात अपने पल्लू से बांध ली थी। मेरे मामले में बरसात से अजीब खौफ खाने लगी थी मां। सिर्फ गर्मियों के दिन थे जब अपनी तरह से जीने की आज़ादी थी मुझको, खेलने कूदने की आज़ादी। लेकिन जाड़े एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस के साथ बीतते और बारिश के 3 महीने तो जैसे सिर्फ मेरे लिए इमरजेंसी के दिन बन जाते थे। बादल आने के साथ माँ छत से कपड़े बाद में उतारती, पहले मुझको तलाशती। पूरे घर में वायरलेस मैसेज पहुंचा दिया जाता, टप्पू कहीं भी हो उसको भीगने नहीं देना है। ताज्जुब की बात तो यह है कि बरसात के साथ हुई पैदाइश की वजह से ही पापा ने मेरा नाम टप्पू रखा था। पर माँ थी कि उसी बारिश को मेरा दुश्मन बनाए बैठी थी। आज भी याद है, बुआ कहती थी, बारिश के टिप्पे की तरह बरसात लिए आसमान से टपका है ये टप्पू। यूं तो हम 3 भाई बहनों में सबके बचपन का हिस्सा थी बारिश, पर मैं हर फुहार से अछूता था। जब मेरे मोहल्ले के संजू, गुड्डू और छोटू भीगते हुए मोहल्ले की छोटी छोटी नदियों में कागज की बोट के साथ अपने कंसाइनमेंट उतारा करते, मैं खिड़की से किसी 3 घंटे की फिल्म की तरह इस सीन को सिर्फ देख सकता था। सिर्फ देख के ही उसको एंजॉय कर सकता था। अजीब बात थी, बादल बाबा से ली गई स्पेशल अपील में मेरी आवाज सबसे तेज होती थी हर बार। बादल बाबा आओ, ककड़ी भुट्टे लाओ। लेकिन बादल बाबा जब मेरे बुलावे पे अपने पूरे तामझाम के साथ बरसने को आते, तो सिर्फ मेरे लिए घर में धारा 144 लगा दी जाती थी। बहुत दिल करे तो इतनी आज़ादी थी कि छज्जे से टपकने वाली बूंदों को अपनी हथेलियों में भिगो लूं। मेरे लिए बारिश का आना हथेली पर एक बूंद का गिर जाना था बस। बारिश के खेल, नालियों की नदियां, बिजली चमकते ही बस्ती की बत्ती गुल और डीप रेस, सरिया घोप और गोल गोल रानी, बारिश की पैदाइश वाले सारे खेल मुझसे रूठे थे। पर मैं भी तो बारिश की ही पैदाइश था। फिर क्यों बरसात के साथ ये सारे खेल मेरे लिए नहीं थे? मैंने मजबूरी में बारिश के बिना जीना तो सीख लिया था, लेकिन खिड़की से कई बार भीतर आती हर फुहार, आंगन की पटियों पर बूंदों की जलेबियां मुझको इशारों से बुलाती थीं। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूं एक बच्चे टप्पू की, जिसकी हालत जन्म के बाद बिगड़ गई थी और डॉक्टरों ने कहा था कि उसको बारिश से दूर रखें। तो अब बारिश का आना उसके लिए जैसे कैद बन जाती है। अब आगे। मौसम भी कभी बदलता है क्या? लेकिन मेरी उम्र के साथ बरसात भी अपना बर्ताव बदलती जा रही थी। हर बार बारिश एक नई शक्ल लिए मेरे सामने खड़ी हो जाती। कोर्स की बुक्स में भी न जाने कहां से आ गई थी बारिश। कितनी बार किताबों में पढ़ा, इस मुल्क में बरसात सिर्फ एक मौसम नहीं है, पूरी इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था जुड़ी है इस बारिश से। इधर मॉनसून का सिस्टम कमजोर हुआ, उधर देश की इकोनॉमी कमजोर। लेकिन सरकारी मकानों में रहने वाले हम लोगों के लिए बारिश के अपने मायने थे, मजे के साथ मुसीबतों की बारिश। पापा मई के महीने तक दूरदर्शन पर राष्ट्रीय समाचार सुनने के बाद मौसम की जानकारी ही पापा का स्पेशल बुलेटिन हो जाती थी। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की हिलती डुलती तस्वीरों में अरब सागर से उठती मानसून हवाएं सफेदी से गिराई जाती और पापा किसी मौसम वैज्ञानिक की तरह पकड़ लेते थे मानसून की चाल। फिर किसी निगरानी शुदा बदमाश की तरह मानसून पूरे हफ्ते पापा की निगरानी में रहता। आखिर मानसून की अगुवाई भी तो इतनी आसान नहीं थी। इधर बादल आते, इधर पापा पूरा घर सर पे उठा लेते। इन लड़कों से इतना नहीं बनता कि पीडब्ल्यूडी के दफ्तर जाके कंप्लेंट ही लिखवा लाएं, सब इनके बाप के जिम्मे है। लेकिन गजब की बात यह थी कि हर साल पीडब्ल्यूडी के मजदूर छत की मरम्मत भी करके चले जाते, इस वादे के साथ कि अब कभी छत सुधरवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
लेकिन हर साल ही पहली झड़ी में माँ की कढ़ाई में छत से टपकने वाली बूंदों का छौंक लग ही जाता था। पानी पानी घर में बैठक से लेकर रसोई तक बर्तनों की कतारें लग जाती। मॉनसून के साथ आई इस आपदा के नियंत्रण की सारी जिम्मेदारी दीदी की होती, लेकिन इस साल तो दीदी भी नहीं थी। उनकी शादी को अब 3 महीने गुजर चुके थे, लेकिन पापा की जुबान पे तो हर वक्त थी जैसे दीदी हर बात पे उलाह ना देते। वो थी तो सब संभाल लिया करती थी। इस बारिश में दफ्तर से आने के बाद पैर घर के भीतर रख भी नहीं पाता था कि उसकी गर्मा गर्म चाय की प्याली भजियों के वैल्यू एडिशन के साथ तैयार रहती थी। ये तो हम सब भी महसूस कर रहे थे कि दीदी के जाने के बाद घर सूना ही नहीं हुआ था, और भी बहुत कुछ बदल गया था घर में। जीपीएफ निकाल लेने के बाद भी पापा को दीदी की शादी के लिए बाहर से कर्ज लेना पड़ा था। हर साल बरसात से पहले बारामदे में गेहूं की बोरियों के पहाड़ लगते देखे थे मैंने। हल्दी मिर्च से लेकर तेल घी तक सब पापा बारिश के पहले ही जमा कर लिया करते थे। लेकिन ये पहली बार था कि पापा राशन नहीं भर पाए थे इस बार। माँ अक्सर हम लोगों के सो जाने के बाद पापा को घंटों तसल्ली दिया करती, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाथ तंग है तो उस हिसाब से चलेंगे। माँ ने पहले की तरह अचार भी डाला, बड़ी पापड़ भी बनाए, लेकिन पहली बार दिल खोल के सब करने वाली माँ की किफायत हर चीज में दिखाई दे रही थी। मेरा बड़ा भाई, जिसके लिए बारिश के 3 महीने फुल एंजॉयमेंट के 3 महीने होते थे, उस 1 महीने ने ही कितना बड़ा बना दिया था उसको। उस दिन रात 9 बजने को आए थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी, पर भाई का कोई अता पता नहीं था। पापा ने झल्ला के कहा था, तुम अपने लड़कों पे लगाम भी नहीं कर सकती? बड़े साहब अब तक घर नहीं आए, बाहर कितनी जोर की बारिश हो रही है। उस दिन पापा के सो जाने के 1.5 घंटे बाद भाई घर आया था। मैंने धीमे से दरवाज़ा खोला, पूछा, कहाँ था अब तक भाई? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बिना कुछ खाए ही सो गया। लेकिन जानता था कि सुबह माँ पापा के सवालों की एक साथ झड़ी लगेगी। पापा तो खैर बिना कुछ कहे दफ्तर चले गए, माँ भी कुछ नहीं बोली। लेकिन दूसरे दिन भी शाम को जब वो भीगा हुआ देर से घर लौटा, माँ ने उसको भीतर भी नहीं आने दिया। दरवाजे पे ही फटकार लगाई, कोई शर्म है तुमको? कोई परवाह है? तुम्हारे पापा कर्जा पटाने के लिए ओवर टाइम कर रहे हैं और तुमको बारिश में आवारागर्दी करने से फुर्सत नहीं मिल रही है? घर के लिए टाइम नहीं है तुम्हारे पास? मैं देख रहा था भाई के आंसू बारिश में धुल गए थे। उसने जेब से भीगे हुए तुड़े मुड़े 100 के कोई 10 नोट निकाले और माँ को दे दिए। कहा, माँ यह है मेरा ओवर टाइम, वकील चाचा के यहाँ रात को टाइपिंग का काम करने लगा हूं। उस दिन माँ भी कहाँ अपने आंसू रोक पाई थी। बारिश फिर एक नई शक्ल लिए मेरे सामने खड़ी थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज मैं कहानी सुना रहा हूं टप्पू की, जिसको बारिश में खेलना मना है क्योंकि उसके जन्म के वक्त डॉक्टरों ने कहा था कि इसको बारिश से बचाया जाए। लेकिन टप्पू की बड़ी बहन की शादी के बाद परिवार में कर्ज के कारण हालात ठीक नहीं है। टप्पू का बड़ा भाई घर देर से आता है, माँ से डांट खाता है तो उसको बताता है कि कैसे अपने पापा की सहायता करने के लिए वो एक वकील के यहाँ पार्ट टाइम नौकरी कर रहा है। अब आगे। रिमझिम गिरे सावन 70s का ये पॉपुलर गाना था तो माँ पापा के ज़माने का, लेकिन अपना ऑल टाइम फेवरेट रहा। शहर की झुलसाती गर्मियों की सुस्त दोपहरें भी इसी गीत के सहारे रिमझिम फुहारों की आस में कट जाया करती थीं। रेडियो की हेलो फरमाइश में मेरी तरफ से हमेशा बस वन एंड ओनली फरमाइशी गीत था ये। असल में इस गीत में एक बात है कि इस गाने के साथ बारिश महसूस होने लगती है। बचपन से सुनता आया था और अब तो खैर इस गाने के सुलगते मन को समझने की उम्र भी हो चली थी, पर तसल्ली ये थी कि दिल अभी तक अपने ही पोजीशन में था। कम से कम उस दोपहर तक जब जुलाई की तेज बारिश में माँ ने मुझको कंट्रोल की दुकान से शक्कर लाने भेजा था। पूरे घर में एक ही छतरी थी जिसको हम 5 लोग शेयर करते थे। चूँकि माँ के मुताबिक बरसात और मेरा 36 का आंकड़ा था, इसलिए बरसात में निकलने की बात आती तो छतरी के मामले में मुझको रिजर्वेशन मिल जाता था। उस दिन भी प्रेफरेंस मुझको ही मिला और अपनी 3 टूटी तानों वाली छतरी लिए मैं निकल पड़ा। बारिश की वजह से लाइन ज़्यादा भी नहीं थी। 5 किलो शक्कर लेने के बाद
कंट्रोल की दुकान से आगे बढ़ा ही था कि फुहार के मलमली दुपट्टे के साथ एक एहसास करीब से गुजर गया। फिर लौट के आया और बोला, एक्सक्यूज मी, क्या आप अपनी छतरी में मुझको नुक्कड़ तक छोड़ देंगे? अगर मेरी शक्कर पे पानी पड़ गया तो मुसीबत आ जाएगी। हमेशा अपने मोहल्ले की गुंडा ब्रिगेड से घिरा रहने वाला मैं पहली बार एक्शन फिल्म का नहीं, खुद को किसी रोमांटिक फिल्म के हीरो की तरह महसूस कर रहा था। मैंने ज़बान से कुछ नहीं कहा, उसने कुछ सुना भी नहीं, लेकिन वो मेरे साथ हो ली। बारिश की फुहार तेज हो रही थी। हवा का एक झोंका ऐसा आया कि लगा कि अब तो छतरी गई आसमान में। मैं छतरी थामे था, लेकिन उसने भी घबरा के पकड़ लिया था छतरी को। उसकी भीगी हुई नाजुक सी उंगलियां मेरे हाथ के बेहद करीब आ गई थीं। फिर उसके हाथों का वो लम्स, वो ठंडी छुअन, सेकंड के 10वें हिस्से जितना, बस इतना ही वक्त, लेकिन इस छोटी सी छुअन में मैं भीतर तक भीग गया था। छतरी से जुदा होते वक्त उसने पलट के कहा था, शुक्रिया। पर मैं तो शुक्रगुजार उस बारिश का था जो अब तक मेरे लिए बीमारी का सबब बनी रहती थी। और हाँ, शुक्रगुजार था उस टूटी तानों वाली छोटी सी छतरी का भी। पापा महीनों से जिसकी वजह से माँ के ताने सुन रहे थे कि पूरा घर एक छतरी में बरसात निकाल देता है, लेकिन आप ज्यादा तानों वाली एक छतरी नहीं ला सकते। बमुश्किल आधा किलोमीटर का फासला था कंट्रोल की दुकान से उस नुक्कड़ तक, लेकिन आज उस फासले में जैसे पूरी उम्र जी ली थी मैंने। जैसे मेरे नसीब का मेरे हिस्से में लिखा हुआ बादल का एक टुकड़ा आ गया था, आया और सिर्फ मुझको भिगो के चला गया था। पर मैं तो उस सीले हुए एहसास को फिर से जीना चाहता था। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूं एक लड़के टप्पू की, जिसको बचपन से डॉक्टरों की सलाह के कारण बारिश में भीगना मना है। आज जब वो बड़ा हो गया है तो वो राशन की दुकान तक गया है और लौटते में उसको एक लड़की मिल गई जिसने उससे आग्रह किया है कि वो उसको अपने छाते में ले ले, क्योंकि उसकी चीनी भीग जाएगी। अब आगे। माँ, कंट्रोल से कुछ लाना तो नहीं है? बता दो, ले आता हूं। बारिश में तुम मत चली जाना। माँ भी हैरान थी। मेरे भीतर दिन ब दिन तेजी से बढ़ रही थी एक जिम्मेदार आदमी सी फिक्र। देख के आऊं क्या, कहीं शक्कर का नया स्टॉक तो नहीं आ गया, वरना फिर पंसारी को मुंह मांगे पैसे दे के आ जाओगी। मैं ये बोल रहा था, घर का सबसे छोटा बेटा जिसने कभी किसी बात की परवाह नहीं की थी। आखिरकार माँ ने पूछ ही लिया, तुझको बड़ी चिंता रहने लगी है घर के खर्चे की। कई बार यूं भी होता कि माँ नहीं भेजती तो मैं खुद ही कंट्रोल की दुकान का एक चक्कर लगा आता। शायद फिर बरसात जिंदगी पे मेहरबान हो जाए। हिम्मत करके फिर एक दिन उस नुक्कड़ तक भी चला गया। 20-30 बरस की उम्र पूरी कर चुका यूकेलिप्टस का वो पेड़ उस लड़की के घर की पहचान था। वो बादल आते देख के आंगन से सूखे कपड़े उठा रही थी और मैं आने वाली बरसात और आंधी से बिल्कुल बेखबर एक टक उसको देखे जा रहा था। वो कपड़े समेट के भीतर चली गई और वाकई कुछ देर बाद बूंदाबांदी शुरू भी हो गई। मैं कुछ देर रुका रहा इंतजार में, लेकिन वो फिर बाहर नहीं आई। मैं पूरा 1.5 घंटा वहीं खड़ा रहा। ये अपना भी इम्तिहान था और उसका भी। बस लौटने को ही बड़ा था कि एक बच्चा एक कागज लेके आ गया और मुझसे कहने लगा, भैया इसकी नाव बना दो ना। क्या जानता था कि इसी कागज की नाव से अपनी भी नैया पार लगनी है। नाव नहीं, खत था, उस बच्चे के हाथ भेजा था। पैगाम लिखा था, मैं नुक्कड़ के बगीचे से पौधे लेने जाऊंगी 4 बजे। बारिश आ रही हो तो थमने का इंतजार करना। नाम कहीं नहीं लिखा था, पर एहसास तो था लफ्ज को छू के जिसको मैं महसूस कर रहा था। याद है मुझको, घड़ी में 4 क्यों नहीं बजते, इसी इंतजार में बिताया था मैंने वो पूरा दिन। और 4 बजे जब उससे मुलाकात हुई तो बस इतना कह सका था, कंट्रोल की दुकान पे शक्कर सस्ती मिलती है, हर महीने ले लिया करो। जो ना कह सका उसने भी सुन लिया था शायद। जाते वक्त उसने कहा, मुझे आप कहने की जगह तन्मी कहेंगे तो अच्छा लगेगा। फिर अक्सर नर्सरी, कंट्रोल की दुकान हमारी मुलाकातों के गवाह बनते रहे। हम नज़दीक आने लगे थे। अब वो खुल के दिल की बातें मुझसे कह दिया करती थी, लेकिन मैं अब भी सनी देओल की तरह शाय गाय ही था। उसके साथ कहीं दूर निकल जाने की तमन्ना थी, लेकिन मौका नहीं था। पर ऊपर वाले के घर बस देर है, मौका भी मिल ही गया और बाइक भी।
भैया के दोस्त की बाइक से हम डैम तक गए थे। मैंने बाइक को रफ्तार दी और बिना उसका चेहरा देखे गाड़ी चलाते चलाते पूछ लिया था, शादी करोगी मुझसे? उसने कोई जवाब नहीं दिया था। मैं घबरा गया। मैंने बात और हालात संभालते हुए कहा, अरे अभी नहीं, पहले कमाऊंगा फिर तुमको ब्याह के ले जाऊंगा, इंतजार करोगी ना मेरा? तब भी तो वो कुछ नहीं बोली थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ टप्पू की, जो जब पैदा हुआ था तो डॉक्टरों ने हिदायत दी थी कि उसको बारिश से दूर रखा जाए। बरसों बारिश उसके लिए एक नियामत ही रही। वो बरसात में घर में हमेशा कैद रहा। अब वो बड़ा हो गया है और उसको एक लड़की से प्यार हो गया है, और उसने उस लड़की तन्वी से आज पूछा है कि क्या वो उससे शादी करेगी। अब आगे। फिर भी उसके साथ जिंदगी बिताने के सपने देख रहा मैं नहीं जान पाया कि ये सब कुछ बारिश के आसपास बन रहे मेरे जिंदगी के रेनबो हैं, वो इंद्रधनुष जिसको बरसात के बाद चले जाना है। बहुत बाद में ये मालूम हुआ कि अपनी जिंदगी का मुस्तकबिल तो वो खुद भी नहीं जानती थी। एक महीने में जब उससे किसी तरह मुलाकात नहीं हुई तो हिम्मत करके एक दिन उसके घर चला गया। पहले उसकी माँ से सामना हुआ। मैं कुछ कहता इससे पहले तन्वी ने बात संभाल ली। मैंने बताया था ना माँ, ये वही है। ओह, तो तन्वी ने मेरे बारे में बता भी दिया। मैं खुशफहमियों में था, अपने आप से बतिया रहा था। बहुत फास्ट नेटवर्क है। और बताइए, मैं खुद से भी अब तक ये नहीं कह पाया कि मैं इश्क में हूं। अभी खुद से खुद की बात मैं कर ही रहा था कि चंद मिनटों में सारी बदली छट गई। तन्वी की माँ ने कहा, घर कहाँ है बेटा आपका? हम कार्ड देने आएंगे। अगले महीने शादी है तन्वी की। एक ही बेटी है हमारी। शादी तो राजस्थान से ही होगी, पर यहाँ उसकी विदाई से पहले एक छोटा सा रिसेप्शन देंगे। तुम अपने मम्मी पापा को लेके जरूर आना। वो एक झटके में कह गई सब कुछ और मैं खामोशी में लौट आया। फिर कभी तन्वी को देखा नहीं, देखने की कोशिश भी नहीं की। रिसेप्शन में तो नहीं गया, लेकिन हाँ, विदा के वक्त जरूर पहुंच गया था। तन्वी के साथ बारिश की भी विदाई के दिन थे वो। मैं उसके सपनों के महल का सामान ट्रक में रखवा रहा था कि उसी बच्चे ने आके बताया कि फिर नया पैगाम दिया था। कहा, दीदी ने आपको बुलाया है। यही बच्चा था जो एक दफा मेरी नाव किनारे लगाने आया था। तन्वी बारामदे की दीवार से टिक के खड़ी थी और मैं झरोखे के इस तरफ। उसने कहा, जा रही हूं मैं, लेकिन तुम्हारे साथ अपनी पहली मोहब्बत और अपनी बारिश को भी यहीं छोड़े जा रही हूं। वाकई बारिश के साथ तन्वी भी चली गई और मैंने भी तन्वी के जाने के कुछ महीनों बाद शहर छोड़ दिया। लेकिन उस दिन के बाद से मैं रेगिस्तान हो गया था, जैसे एक ऐसा रेगिस्तान जो खुद नहीं चाहता था कि बरसात के बादल कभी उसकी जिंदगी के आसमान पे छाएं। पर बारिश भी मेरे पीछे पीछे भाग रही थी। उस शाम दफ्तर से घर लौट रहा था। विंडस्क्रीन पे पड़ती बूंदों को वाइपर हटाता जा रहा था और साफ होते पानी के साथ बारिश मेरी जिंदगी की अलग अलग तस्वीरें सामने लिए चली आ रही थी। बारिश की पैदाइश, बदलियों से बचाते हुए परवरिश, कागज की नाव, टपकती हुई छत, पापा का टूटा हुआ छाता और तन्वी से जुलाई की उस झुराझुर दोपहर में हुई वो पहली मुलाकात। मैंने गाड़ी रोक दी, हाथ खिड़की से बाहर निकाला। एक हाथ पे बादल का पसीना गिरा था पानी बन के, दूसरे हाथ पे उम्र भर का दर्द आंसू बन के। महसूस कर रहा था कि जिस बारिश से भाग रहा था वो तो मेरे अंदर ही जम गई है। वही तो लगाती है यादों की झड़ी, मेरे जीने की वजह बन जाती है। डरने का वक्त खत्म हो गया था, बारिश से भागने का वक्त खत्म हो गया था। बारिश से भागते भागते थक चुका था मैं। गले लगा लेना चाहता था उसको। जीने का वक्त आ गया था। अपने शहर में माँ बचपन से जवानी तक जिस बारिश से मुझको बचाती रही थी, उसी बारिश में मैं भीग रहा था, तरबतर हो रहा था। रेगिस्तान हो चुकी जिंदगी में मॉनसून आ चुका था। बस इतनी सी थी ये कहानी।